यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। आज मैं NCERT क्लास 10 सिविक्स मतलब राजनीति शास्त्र का चैप्टर 1 का पार्ट 3 MCQ लेकर आया हूं। पहले वाले 2 वीडियो में आपने देखा मैंने 10-10 क्वेश्चंस करके MCQ करा रहा था। आज मैं उतना ही लेकर आऊंगा। शायद पिछले वाले क्लास में मैंने कम क्वेश्चन लाया था, उसको मैं आज मैं मेकअप करूंगा। तो एनसीईआरटी क्लास 10 सिविक्स का जो चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग चैप्टर 1 है, आज मैं स्टार्ट करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सर्च करिएगा IQ अड्डा। येलो कलर का ये लोगो आप देख सकते हैं, इसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर उसके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलता हूं मैं, आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि पहले मैंने 10 क्वेश्चन कराया था, फिर 9 क्वेश्चन कराया था, क्योंकि लंबे लंबे सारे क्वेश्चन थे, इसलिए इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने 9 ही क्वेश्चन कराए थे। तो आज मैं 20 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम इज, मतलब बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है 2 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 1 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 3 करोड़, चौथा ऑप्शन है 4 करोड़। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर मैं थोड़ा हिंट देता हूं, ये पेज नंबर 2 में दिया हुआ होगा, एनसीईआरटी बुक में आप जाकर देखेंगे। मैं इसका हिंट में देता हूं। इसका हिंट है ये हरियाणा का जनसंख्या का आधा, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 करोड़, ठीक है। पेज नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका इज, मतलब अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है आज का, कहता है कि श्रीलंका की जनसंख्या कितनी है। तो आपके पास ऑप्शन है 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़ और 4 करोड़। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हरियाणा का जितना जनसंख्या उतना ही जनसंख्या श्रीलंका का है। तो इसका ऑप्शन होगा 2 करोड़। ऑप्शन 1 जाएगा। ये भी आपको पेज नंबर 2 में मिलेगा। ये देखिए, पेज नंबर 2 में आप जाएंगे तो बेल्जियम का मैप है। मैप के ऊपर वाले जितने भी पैराग्राफ हैं, पहले वाले पैराग्राफ में बेल्जियम का जनसंख्या मिल जाएगा, दूसरे वाले पैराग्राफ में आपको श्रीलंका के जनसंख्या के बारे में मिल जाएगा। पेज नंबर 2 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब वाक्य को पूरा करना है। कहता है द डैश फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, मतलब जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो समुदाय थे कहां पर थे? बेल्जियम या श्रीलंका में? ऑब्वियस है श्रीलंका में नहीं, बेल्जियम में होंगे। यस, तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो बेल्जियम में थे वो रिच और पावरफुल थे। तो वो कौन थे? माइनॉरिटी थे, सॉरी इसके ऑप्शन दिया जाता है आपको। वे माइनॉरिटी में थे, वे मेजोरिटी में थे, या कॉमन पॉपुलेशन था उनका, या फिर नॉन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, वो एक माइनॉरिटी थे। उनकी जनसंख्या कितनी थी? देखिए मैं बता देता हूं, बेल्जियम में डच स्पीकिंग समुदाय की जनसंख्या 59% थी, और 40% जो उससे माइनॉरिटी में आते हैं उनकी जनसंख्या थी फ्रेंच, जो कि वो पावरफुल में थे। उनकी सरकार चलती थी, उनकी तानाशाही व्यवस्था वहां पर लागू चल रही थी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, यस 23 कहता है इन बेल्जियम द टेंशन बिटवीन द डच कम्युनिटीज एंड फ्रेंच कम्युनिटीज वर लेड ड्यूरिंग, मतलब जो बेल्जियम में डच समुदाय और फ्रांसीसी समुदाय के बीच का जो तनाव था, टेंशन था, वो किस दशक में ज्यादा बढ़ गया या बढ़ गया, ठीक है। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर 22 था उसका भी आंसर पेज नंबर 2 में मिलेगा। इस क्वेश्चन नंबर 23 ये भी मैंने पेज नंबर 2 से ही लिया है, मतलब अभी लगातार मैं पेज नंबर 2 से ही क्वेश्चंस उठा रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है इन बेल्जियम द टेंशन बिटवीन द डच कम्युनिटीज एंड फ्रेंच कम्युनिटी वर लेड ड्यूरिंग, मतलब बेल्जियम में डच समुदाय और फ्रेंच समुदाय के बीच में टेंशन कब बढ़ गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बोलता है 1920 टू 1930s, 1940 टू 1950s, तीसरा ऑप्शन 1950s टू 1960 और चौथा ऑप्शन है 1980s टू 1990s। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1950 टू 1960। आपने पढ़ा होगा, पेज नंबर ये भी 2 में दिया हुआ है, आप
सॉरी इसका पेज, यस ये भी पेज नंबर 2 में दिया है। बेल्जियम का मैप में जाइएगा, राइट साइड का जो पैराग्राफ है उसके टॉप पर आप पढ़िएगा, वहां पर 1950 टू 1960 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है तमिल नेटिव्स ऑफ द श्रीलंका आर कॉल्ड डैश, मतलब श्रीलंका में जो नेटिव लोग थे तमिल लोग, उन्हें क्या कहा जाता था। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया जाता है इंडियन तमिल्स, दूसरा ऑप्शन क्या था बुद्धिस्ट तमिल्स, तीसरा ऑप्शन दिया जाता है श्रीलंका तमिल्स और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी श्रीलंका तमिल्स। ये मैंने लिया है पेज नंबर 3 एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, देखिएगा ये आपको शायद टॉप में जाइएगा, जब मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका लिखा हुआ उसके टॉप में राइट साइड के पैराग्राफ में मिल जाएगा वो आपको। ठीक है, मैं भी याद कर लेता हूं बुक से कि कहां कहां वो आंसर्स है। ठीक है, भूल जाता हूं तो नहीं बता पाता हूं, ऐसे याद करके रखता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है व्हेन डिड श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट कंट्री। ये मैंने साइड से लिया है क्योंकि श्रीलंका के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो इसकी स्वतंत्रता कब हुई थी इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। वैसे बुक किताब में इसके ईयर को डिनोट किया गया बट पूरे डेट को डिनोट नहीं किया गया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। तो क्वेश्चन है व्हेन डिड श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट कंट्री। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देता है 4 फरवरी 1945, दूसरा ऑप्शन है 4 फरवरी 1946, तीसरा ऑप्शन है 4 फरवरी 1947 और लास्ट ऑप्शन है 4 फरवरी 1948। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4 फरवरी 1948। मतलब भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो उसके अगले साल अगस्त के बाद फरवरी में 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद होता है। ठीक है, कहां से आजाद होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मतलब किसके शासन से छुटकारा उसे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है व्हेन वाज एन एक्ट पास टू रिकॉग्नाइज सिंहाला एज द ओनली लैंग्वेज। मतलब सिंहाला का एकमात्र भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक एक्ट पास किया गया था, अधिनियम पास किया गया था। वो अधिनियम कब पारित किया गया था, मतलब कब लागू किया गया था। ये भी मैंने पेज नंबर 3 से ही लिया है क्वेश्चन। मैं बताता जा रहा हूं, हिंट देता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को मदद मिल जाए कि ये सर ने कहां से क्वेश्चंस उठाए हैं, तो मैं हिंट देता जाता हूं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास 1948, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन 1956, चौथा ऑप्शन है 1945। 4 ऑप्शन आपको दिया जाता है। यस, इसका आंसर होगा सी 1956। आप जाइएगा उसी तरह पेज नंबर 3 के, जब श्रीलंका का जो मैप है उसके बगल वाले पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है, जब मेडिटेरेनियन श्रीलंका जो लिखा हुआ उसी वाले पैराग्राफ में आप देखिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर उसके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है विच ऑफ द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम। मतलब बेल्जियम में सरकार का तीसरा प्रकार कौन सा था। देखिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन एक तीसरा प्रकार की गवर्नमेंट चलती है। जैसे इंडिया के संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था चलता है, तो बेल्जियम में किस टाइप की व्यवस्था थी, तो इसको आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन है कम्युनिटी गवर्नमेंट, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सबसे पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट एलिमिनेट करिए, दूसरा ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट भी एलिमिनेट कर दीजिए, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो रहा है, तो एक लौता ही आपके पास बच्चा, एक ऑप्शन बच्चा, ऑप्शन सी ये कम्युनिटी गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा। ठीक है, मतलब जिसे सामुदायिक सरकार भी कहते हैं। ठीक है, ये मैं टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ला रहा हूं। जिनका हिंदी स्क्रिप्ट होगा, जिनका हिंदी लैंग्वेज होगा, जिनका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, वो दोनों क्लासेस ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज लेकर आता हूं ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 26 का सी होगा। अब मैं ये बताता हूं ये कहां से लिया था। 27 क्वेश्चन नंबर ये मैंने पेज नंबर 5 से लिया था, याद रखे पेज नंबर 5 से लिया था। यस मुझे भी याद है पेज नंबर 5 से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। मतलब यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है। ये भी बुक में दिया हुआ है, इसे ध्यान से पढ़िएगा, खोजिएगा। ये भी पेज नंबर 5 में ही दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। तो इसका ऑप्शन मैं देता हूं। ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है ब्रसेल्स,
दूसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। सबसे पहली बात, ये वाले चैप्टर में पावर शेयरिंग जो चैप्टर है इसमें हमने न्यूयॉर्क के बारे में पढ़ा ही नहीं है। जर्मनी के बारे में एक वर्ड शायद कहीं मिलता है, नहीं ये वाले चैप्टर नहीं मिलता है, तो जर्मनी भी एलिमिनेट होता है। तो आपके पास दो बचता है, ब्रसेल्स और श्रीलंका। देखिए हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन का है, यूरोपियन यूनियन भी यूरोपियन कंट्रीज का है, तो ये श्रीलंका में भला क्यों बनाएंगे, तो ऑब्वियस है ये भी एलिमिनेट होता है। तो ऑप्शन आपके पास एक ही बचता है, ऑप्शन ए ब्रसेल्स। ठीक है, ये भी मैंने पेज नंबर 5 से ही लिया एनसीईआरटी बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है वेयर डिड खलील वांट नॉर्मल डेमोक्रेसी। मतलब खलील जो था, ये खलील डिलेमा आप पढ़िएगा, पेज नंबर 7 या 8 में दिया हुआ है, आई थिंक पेज नंबर 7 में ही दिया हुआ है। खलील डिलेमा के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसके स्टोरीज में पढ़िएगा कि खलील डिलेमा नॉर्मल डेमोक्रेसी, सामान्य लोकतंत्र कहां चाहता था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देता है सीरिया, दूसरा ऑप्शन देता है लेबनान, तीसरा ऑप्शन है बेरूत, चौथा ऑप्शन है बेल्जियम। देखिए वो पैराग्राफ आप पढ़े होंगे खलील डिलेमा, तो उसमें बेल्जियम के बारे में बात नहीं किया गया है। ठीक है, बेरूत, सीरिया और लेबनान आता है। आप ध्यान से पढ़िएगा तो वो नीचे वाले पैराग्राफ के मिडिल वाले सेक्शन में मिल जाएगा। वो लेबनान में इसको नॉर्मल डेमोक्रेसी चाहता था, क्यों? क्योंकि वहां पर दो समुदायों में भी लड़ाई हो गया था, चल रहा था, विरोध चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था। अब ये दो समुदाय कौन थे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लेबनान। ये भी मैंने पेज नंबर 7 से ही लिया है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है on the basis principle of the democracy is that dash are the source of all political power। मतलब लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत है, मतलब डेमोक्रेसी का एक नॉर्मल प्रिंसिपल्स होते हैं कि डेमोक्रेसी होता है कि जनता की सरकार होती है, कोई वहां ब्यूरोक्रेसी, मोनार्की सिस्टम, ऑटोक्रेसी सिस्टम, कुछ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती है। तो उस जो राजनीतिक व्यवस्था का सोर्स कौन है, ये जो डेमोक्रेसी में जो राजनीतिक व्यवस्था उसका मेन सोर्स कौन है, कहां से ये डेमोक्रेसी बनता है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन दिया था पॉलिटिकल पार्टीज, तीसरा ऑप्शन देता है पीपल ऑफ द कंट्री, चौथा ऑप्शन दिया जाता है मेजोरिटीज। ठीक है, 4 ऑप्शन है। देखिए इसका ऑप्शन होगा पीपल ऑफ द कंट्री, किसी भी देश का पब्लिक ही, जनता ही वहां के लोग सरकार को वोट देकर लाती है, रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में भेजती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पीपल ऑफ द कंट्री। ये मैंने पेज नंबर 8 से लिया है, 7 से नहीं 8 से लिया है। ये कहां मिलेगा मुझे ख्याल नहीं आ रहा, बट पेज नंबर 8 याद रखिएगा। इसको मैंने एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 8 से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। ओके, आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे वाले एमसीक्यूज लेकर आऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम है IQ अड्डा, येलो कलर का ये लोगो है, पहचान लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के उसके नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। मैं फिर आऊंगा आगे का पार्ट लेकर के, आगे के एमसीक्यूज लेकर के। थैंक यू, धन्यवाद।